Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is chapter number 8 of book 1, Inter part 1. The name of this short story is The Gulistan of Sadi. The writer of this story is Sheikh Sadi, a Persian writer, a great storyteller. अब इसकी थोड़ी सी ना हम समरी पढ़ लेते हैं कि इसकी थीम बेटा ये है कि इसमें इनजस्टिस को डिस्करेज किया गया है कि यहाँ पर ये मैसेज दिया गया कि अगर एक बादशाह खुद जालिम होगा तो जो उसकी रियाया होगी वो मज़ीद जो जालिम होगी, जो उसके असिस्टेंट होंगे, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो मज़ीद जुल्म करेंगे, उनको ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी ये बुरे काम करने के लिए। इसी तरह ये भी मैसेज मिला हुआ है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए इल्लीगली। इसके अलावा हमें ये भी मैसेज मिलता है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो हैप्पीनेस, जो खुशहाली हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। जब उससे बुरे हालात आते हैं तो हमें उस थोड़ी बहुत जिसको हम नेमत समझ रहे होते हैं वो नेमत हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो ये 3 स्टोरीज़ आगे से इसमें बयान की गई हैं इस शॉर्ट स्टोरी में। जबकि जो पहला पैराग्राफ है इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, हमें ग्लोरी बताई गई है इस राइटर की। तो देखिए आप पहली लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। उसके बाद एक राइटर है, क्रिटिक है एमर्सन, उसने काफ़ी रिस्पेक्ट शो की है, बड़ा ऑनर शो किया है इस राइटर के लिए। तो पहले ही पैराग्राफ में इस स्टोरी के वो कहता है, जैसा यहाँ बैक पे भी लिखा होगा आपके सामने, कि वो एक नेशन के लिए राइटर नहीं है, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज़ परपिचुअली मॉडर्न, कि वो हमेशा के लिए, परपिचुअली हमेशा के लिए, हर दौर के लिए मॉडर्न है। यानी इस राइटर की कही हुई बातें, इसकी स्टोरी जो है वो हर दौर में, हर एज में फ़िट होती हैं। आप आज से आने वाले 200 साल बाद भी देखेंगे तो यही मॉरल लॉज, यही इक़दार, यही रवायात, यही अखलाकियात जो उसने हमें सिखाने की कोशिश की है, ये हर माशरे में, दुनिया की हर नेशन में एप्लीकेबल है। और इसके मेन जो बेस है वो जस्टिस है। उसके बाद एमर्सन ही कहता है कि जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर भी दिया है कि द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉज, मैंने खुद से वैल्यूज़ लिखा है, बुक में वैसे लॉज लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि लॉज और मॉरल्स जो हैं वो जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में आलमगीरियत रखती हैं, मीन्स के पूरी आलम में, पूरी नेशन में, पूरी हर कंट्री में ये अप्लाई की जा सकती हैं जो इसने हमें मॉरल लॉज या मॉरल वैल्यूज़ बताई हैं। उसके बाद आप देखें कि एक और राइटर है, क्रिटिक है, एडविन आर्नल्ड। एडविन आर्नल्ड ने ऑनर किस तरह से दिया है इस राइटर को, उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं कलिनरी। कलिनरी मीन्स डिशेस का नाम लेते हुए उसने सिम्बॉलिकली बताया कि इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो कितनी टेस्टी हैं और कितनी समझ आने वाली हैं और कितनी पसंद की जाती हैं। कि उसने शुरू से ही कहा कि ये एक इंटेलेक्चुअल पुलाव है, कि पुलाव जो है इसमें बड़ी, ये ऐसा पुलाव है जिसमें इंटेलेक्ट, अकल मौजूद है। फिर वो आगे कहता है कि अ लिटरेरी करी, कि ये एक अदबी करी है, एक अदबी सालन है। फिर उसके बाद कहता है ये ऐसा कबाब है कि जो किसी वर्सटाइल जीनियस ने बनाया है। तो ये उसने ऑनर दिया है एक क्रिटिक ने, एक राइटर ने दूसरे राइटर को। उसके बाद हम इसके अंदर जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट पैराबल है, उसको डिस्कस करते हैं। उसकी समरी ये है कि एक जो बादशाह होता है वो सफ़र कर रहा होता है, पर्शिया का बादशाह होता है, उसके साथ एक ग़ुलाम होता है, एक स्लेव होता है, जो उसी जो है वो कश्ती में सफ़र कर रहा होता है। जैसे ही तूफ़ान आता है तो वो जो ग़ुलाम होता है वो डरना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। हालांकि अभी वो डूब नहीं रहा, हालांकि अभी वो गिरा नहीं है। लोग उसकी ये बातें सुनकर बड़े डिस्टर्ब होते हैं। इवन द किंग वाज डिस्टर्ब्ड, तो बादशाह भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो देयर वाज अ सार्जेंट, वहाँ पर एक सार्जेंट होता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है किंग को कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करता हूँ।
तो बादशाह जो कि बड़ा डिस्टर्ब होता है मेंटली, वो कहता है कि ठीक है इस मसले को हल करो। वो कुछ लोगों को ऑर्डर करता है, सार्जेंट जो सिपाही होता है, कि इसको पकड़कर पानी में फेंक दें। अब जब वो डूबने लगता है तो वो बड़ा चीखता चिल्लाता है, लेकिन जब वो डूबने लगता है तो वो लोग उसको पकड़ के दोबारा कश्ती में बिठा देते हैं। जैसे ही वो गुलाम कश्ती में बैठता है तो साथ ही वो कश्ती के पिछले हिस्से के साथ चिमट कर, स्टर्न का वर्ड यूज़ किया गया है, कश्ती के पिछले हिस्से के साथ जुड़कर बैठ जाता है। फिर नहीं वो बोलता, फिर वो पूरा सफ़र पीसफुली करता है। तो बादशाह बड़ा हैरान होता है कि इसमें क्या विजडम थी। तो फिर सार्जेंट उनसे कहता है कि जब ये शख्स अमन में था, सुकून में था, तो इसे इस अमन सुकून की कदर नहीं थी। जैसे ही ये उस अमन सुकून से, उस सहूलत से, उस खुशी से बाहर निकला, पानी में गिरा, तकलीफ में गया, तो इसे वो ही जो अमन सुकून था जिसकी ये कदर नहीं था करा, फिर वो बहुत बड़ी नेमत लगने लगी। तो ये उसने विजडम सार्जेंट ने बताई बादशाह को। तो हमें भी ज़िंदगी में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स की, नेमतों की कदर करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिनके पास नहीं है उनका क्या हाल है। सेकंड इसकी जो स्टोरी है उसमें वो लिखता है राइटर के, एक बादशाह था नौशेरवा, जो कि जंगल में शिकार करता है हिरन का गोश्त जो है वो भुना जा रहा होता है, लेकिन उनके पास नमक नहीं होता। नौशेरवा अपने किसी गुलाम को भेजता है कि जाओ पास से गांव में से किसी से नमक लेकर आओ। जब वो नमक लेकर आता है तो उसे पूछता है कि डिड यू पे फॉर इट, क्या तुमने इसके लिए अदायगी की थी। तो वो जो गुलाम होता है वो कहता है नहीं, मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। तो फिर बादशाह उसको जो है उसकी सरजनिश करता है, रेप्रीमेंड करता है, डांटता है उसको कि अगर बादशाह ही अपने अवाम के साथ जुल्म करेगा तो फिर जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो रियाया, वो उससे ज़्यादा जुल्म करेंगे। फिर वो आगे एग्जांपल देता है कि अगर बादशाह जो है 5 अंडे 5 एग्स बाय फोर्स जो है वो किसी से छीन लेता है, तो जो पूरी उसकी आर्मी है या उसकी जो रियाया गुलाम है, वो पूरी जो इलाका गाँव है या मुल्क है, उसके तमाम परिंदों को वो सीखों पर चढ़ा देंगे। तो ये वो एग्जांपल देता है कि जो बादशाह होता है वो जुल्म थोड़ा करता है, लेकिन उसको देखकर बहुत सारे लोग उसे इंस्पायर होकर वो ये सारे मजालिम शुरू कर देते हैं। तो आगे वो कहता है कि जिसने भी इसकी बुनियाद रखी थी जुल्म की इस दुनिया में सबसे पहले, तो उस पर उसने कर्ज किया, लानत मलामत की है उस बादशाह ने। इसके लिए उसने ये एक शेर कपलड़ी यूज़ किया है, अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉरएवर। कि बादशाह खुद जो जालिम होता है, टायरेंट होता है, वो खुद तो सारी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन जो उस पर की गई लानत है वो हमेशा उस पर बरसती रहती है। हमेशा उसको लोग बुरा भले यानी बुरे अल्फाज से ही याद करते हैं। तो ये थी जी सेकंड स्टोरी। इसके बाद थर्ड स्टोरी है कि एक बादशाह होता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसका इलाज कहीं से नहीं हो रहा होता। तो वो जब फिजिशियन से डॉक्टर से पूछता है तो वो उसको एक इलाज बताते हैं कि ख़ास उम्र का एक लड़का हो, उसमें फ़लाँ फ़लाँ खसूसियात पाई जाती हों, फ़लाँ फ़लाँ उसके करैक्टरिस्टिक्स हों, उसका एक बाइल जो पित्ता होता है, बाइल जो है वो आपने लेना है, तो उससे आपका जो इलाज मुमकिन है, आपकी जान बचाई जा सकती है। ज़ाहिर है ये एक स्टोरी है हमें एक अखलाकी सबक देने के लिए। तो बादशाह ऑर्डर जारी करता है, ऐसा बच्चा भी उनके पास अरेंज हो जाता है, वो उसके माँ बाप को अच्छी खासी अमाउंट देकर तो बच्चे को कत्ल करने की इजाज़त ले लेते हैं। उनके पेरेंट्स जो है वो भी लालच में आकर उनसे पैसा लेकर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जैसे ही उस बच्चे की जो काजी होता है यानी मुल्क का जो जज होता है वो भी इसकी परमिशन दे देता है बादशाह से प्रेशराइज होकर। तो जैसे ही बच्चे को सेक्रीफाइस करने लगते हैं, उसकी कुर्बानी देने लगते हैं, उसको कत्ल करने लगते हैं, तो बच्चा जो है वो आसमान की तरफ देखता है और स्माइल करता है।
तो बादशाह बड़ा हैरान होता है, उससे पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। वो बताता है कि देखो इंसान जो है वो अपने कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो इंसाफ चाहता है, उसके पेरेंट्स हैं, जबकि मेरे पेरेंट्स ने, वो कहता है कि पैसे लेकर मेरा खून बहाने के लिए वो एग्री कर गए हैं। उसके बाद वो कहता है जी बादशाह जो है वो ख़ुद मुझे कत्ल करना चाहता है। काजी है, काजी से बंदा इंसाफ मांगता है, काजी ने भी ये डिक्री जारी कर दी है, अनाउंसमेंट कर दी है। तो फिर कहता है मेरे पास तो सिर्फ अल्लाह ही बचता है। तो मैं अल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था कि वो ही मेरा कुछ करेगा। बादशाह जब ये सुनता है तो उसका दिल नरम पड़ता है। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड बिगेन टू वीप। तो वो रोना शुरू कर देता है। टीयर्स वर रोलिंग डाउन अपॉन हिज चीक्स। तो उसके चेहरा सारा जो आंसुओं से भर जाता है। वो फिर इस बात से पीछे हट जाता है और इसको बहुत ज़्यादा पैसे देकर बच्चे को फ्री कर देता है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद कहा जाता है कि उस बादशाह की जान सेहत उसे मिल जाती है, उसकी जान बच जाती है, क्योंकि उसने उस बच्चे पर रहम किया होता। तो ये थी जी इसकी 3 जो पैराबल्स थी, स्टोरीज़ थी, जो हमें पढ़कर काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे हमें सबक भी हासिल होता है, बच्चों के लिए बड़ी सबक का मौज़ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू हिज पीपल। नौशेरवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की थी? उसने यही नसीहत की थी कि हमें जुल्म से बचना चाहिए, हमें जो पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, लविंग होना चाहिए अपनी नेशन के साथ, अपने पीपल के साथ। उसके बाद है जी, व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय फिजिशियंस फॉर डिजीज़ ऑफ द किंग। बादशाह की बीमारी के लिए डॉक्टर्स ने क्या इलाज जो था वो सजेस्ट किया था, प्रपोज किया था, तजवीज़ किया था। उन्हें यही कहा था कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बॉयज़ विद स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स एंड ही मस्ट हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइल। तो उसके पास ऐसा एक बाइल, एक पिता होना चाहिए जिससे इस बादशाह का इलाज मुमकिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाई डिड बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल। ये जो बच्चा था इसने आसमान की तरफ क्यों देखा और क्यों मुस्कुराया? वो इसके लिए कि उसने ये कहा कि देयर वाज नो वन फॉर हिम टू हेल्प। तो उसके पास कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। तो उसने देखा देयर इज़ ओनली वन चांस टू सीक फॉर द हेल्प एंड देयर इज़ अल्लाह। तो अल्लाह की तरफ देखकर वो मुस्कुराया था कि शायद यहाँ से ही मेरी जान बचे। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन हमारे लिए भी है, हर माशरे के लिए। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी। काजी का रोल क्या होना चाहिए? काजी मस्ट बी अ जस्ट पर्सन, उसे इंसाफ पसंद होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्राम ऑफिसर्स और एलीट क्लास, या जो बड़े टाइप के लोग हैं उनसे इसको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। ये होता है एक अच्छा काजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द किंग वीप। बादशाह रोया क्यों था? एक्चुअली ही गॉट डिस्टर्ब्ड, ही रियलाइज दैट ही इज़ गोना मेक अ मिस्टेक। तो उसे ये पता चल गया था कि वो एक गलती करने वाला है, वेरी बिग मिस्टेक। सो ही रिट्रेटेड, वो पीछे हट गया अपने इस काम से और उसने अपने आप को ठीक किया। उसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड किंग रिकवर। बादशाह ठीक कैसे हो गया था? ही रिकवर्ड बाय हिज काइंडनेस, बाय हिज केयरिंग। तो ये अपनी जो उसने मेहरबानी की थी बच्चे पर, दैट्स हाउ अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस्ड हिम विद हेल्थ। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 8 बुक 1 का। कोई इसमें और मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्ड सिनोनिम्स के लिए आप अपने किसी भी नोट्स या की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। वो सिंपली आपने याद करने हैं, ये समझने वाली बातें होती हैं, इसलिए आपको समझाई जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।